हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी आपका समय चल रहा हो। आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज पार्ट 3 वीडियो लेकर हम आए हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। आपने देखा था कि फराडे और हेनरी ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक मैग्नेट को किसी कॉइल के नज़दीक ले जाने पर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होता था, क्रिएट होता था, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने कहा, और हटाने पर भी क्रिएट होता था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके बाद पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, आफ्टर एक्सपेरिमेंट फराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 2 लॉ दिया, नियम बताया। वह लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फराडे, उन्होंने फराडे gives 2 law of electromagnetic induction। फराडे ने 2 लॉ दिया, ठीक है। कैसे दिया? तो बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर फराडे ने 2 लॉ दिया, जिसे हम कहते हैं फराडेस लॉ, है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है फैराडे का नियम, ठीक है। उन्होंने 2 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ पहले नियम के अनुसार उन्होंने फर्स्ट लॉ क्या दिया, आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ उन्होंने। तो देखिए, फर्स्ट लॉ क्या था? इन ए कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कॉइल में, जैसा कि उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि कोई कॉइल हो, ऐसा कोई कॉइल है, ये मान लीजिए ये कॉइल है। इसमें अगर हम लाते हैं एक मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज गैल्वेनोमीटर का निडल फ्लैक्चुएट करता था, विक्षेपण होता था। इसका मतलब कि इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। और वह ईएमएफ क्यों बन रहा है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें करंट पैदा हो रहा है। तो उन्होंने पहला नियम एक्सपेरिमेंट किया और नियम बताया कि इन ए कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, ऐसे जब हम देते हैं जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा उतना ही अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और जब पीछे लाते थे मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है। और सेकंड लॉ उन्होंने क्या दिया? सेकंड लॉ उन्होंने क्या दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी प्रेरित विद्युत वाहक
बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में वर्तन के दर के बराबर होती है। देखिए, बराबर होती है। इन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वह किसके बराबर होता है? इसमें बताया गया था चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स को चेंज होने में कुछ तो समय लगता होगा, बढ़ाने और ले जाने ऐसे ऐसे करने में कुछ तो समय लगता होगा। तो वही कह रहा है कि चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स जो चेंज होता है, तो यानी कहने का मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये अपना मेरा बनाया हुआ है। ये कैसे होता है, बुक में कुछ अलग ढंग से दिया गया है। तो क्या होगा, डी फाई चेंज, रेट ऑफ चेंज, डी फाई फ्लक्स हो गया, एंड डी टी रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स चेंज पर यूनिट टाइम, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उन्होंने ये कहा, ठीक है। आखिर ये जो आया कैसे? तो एक्चुअली वास्तव में इन्होंने जो कहा था, क्या कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, किसी भी कॉइल में, किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इज डायरेक्टली proportional to directly proportional to rate of change of flux। एक्चुअली इन्होंने ये कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि उसमें जो किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इस मैग्नेट को मूव कराने, ड्यू टू मैग्नेट ये मूव जो करता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वह ईएमएफ जो बनता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन के डायरेक्टली समानुपाती होता है। यानी जितना चेंज होगा उतना ही ईएमएफ चेंज होगा, जितने पीछे होगा उतना ही ईएमएफ कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस कैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लिया, रब कर दें, इसको रब कर दें कि ये फॉर्मूला ये आया कैसे, इसको हम दिखाते हैं, रब करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये बताने की चीज़ नहीं है, शॉर्टकट में लोग लिख देता है डायरेक्ट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कॉइल, है ना। डी फाई यही ना मैंने दिया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये कैसी होता है? तो लेट माना, देखिए माना कि फ्लक्स ये T1 समय में फ्लक्स φ1 है, T2 समय में फ्लक्स φ2 है ना। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ फ्लक्स यानी फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? पहले T1 समय में φ1 था, T2 समय में कितना हो गया? φ2। तो क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1। ठीक है, चेंज इन टाइम, चेंज ऑफ टाइम, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। पहले कितना था? T1, बाद में कितना हो गया? T2। तो चेंज क्या हुआ? T2 माइनस T1। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग
टू लॉ, लेंज के लॉ के अनुसार, लेंज ने जो लॉ दिया उसके अनुसार क्या होगा, दिखाई दे रहा है इधर वीडियो, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये तो हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब आइए हम यहां देखते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी पर तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसका E इज इक्वल टू क्या होगा, K। प्रोपोर्शनल को हटा के K क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए इसका वैल्यू हेयर, K की वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट में इसका 1 होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1 देंगे तो उतना ही रह जाएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। होगा या नहीं? अब बताइए कि EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स D से इंडिकेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई। जैसे लेंथ में चेंज डेल्टा T, डेल्टा L 11th में पढ़े होंगे, तो डी फाई अपॉन डी टी, यही न था निकालना, हो गया। अगर अब इससे हमको निकालना हो कि यदि इफ n टर्न ऑफ कॉइल, n टर्न इन कॉइल, ये तो एक टर्न में था, अगर कॉइल में n टर्न हो तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर इससे हमको निकालना हो कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या हुआ, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा अगर निकालना हो हमको तो हम क्या करेंगे, बोलिए, प्रेरित धारा कितना होगा। क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये तो पढ़े हैं पोटेंशियल में, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यही भी ना इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड EMF है, ये EMF है, R है या नहीं है, बोलिए, होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन आर, E अपॉन आर होगा। अब देखिए I इज इक्वल टू E, EMF कितना आया, N डी फाई अपॉन डी टी, और ये N है अपॉन R, तो N के नीचे R लिख देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। आ गया क्या नहीं आया, आ गया। अब अगर निकालना हो कि इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश, अगर हमको आवेश निकालना हो तब क्या करेंगे। ये सब इतना बताने की चीज़ नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, फिर भी ये समझ लेना जरूरी है। ठीक है, यहाँ EMF ये निकला, सीधा सा बात है, इतना समझाने की ही जरूरत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, उससे करंट निकाला, सारा फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था उसी का यूज हुआ है। चार्ज, चार्ज तो ये देखिए आई करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, डी क्यू अपॉन डी टी। करंट क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा
फ्लो होने में उसको समय लगेगा, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम वी कॉल इट करेंट। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई, तो अगर हमको ये निकालना होगा डी क्यू चार्ज, तो क्या होगा? आई इंटू डी टी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू, चलिए यहीं पे हम बता देते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू डी टी। हो गया? हो गया? आ जाइए। अब देख डी क्यू चार्ज निकाल लेते हैं हम। डी क्यू क्या होगा? आई कितना आया है यहाँ? एन अपॉन आर इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये एन इसलिए बहुत बुक में एन आपको नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न है। जितना कॉइल में टर्न होगा उसके द्वारा उतना ही ईएमएफ बनेगा। अगर ईएमएफ एक कॉइल के द्वारा डी फाई बाई डी टी बन रहा है तो एन कॉइल के द्वारा एन मल्टीप्लीकेशन, दो कॉइल दो टर्न में 2 गुना डी फाई बाई डी टी, 3 गुना डी फाई बाई डी टी, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना और एन गुना, तो एन से गुना कर दिए। हो गया? ये क्या हो? इतना हो गया आई की वैल्यू यहाँ डी टी, अब इंटू ये डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन आर नंबर ऑफ कॉइल अपॉन रजिस्टेंस इंटू डी क्यू, है ना? हो गया? यानी इसको ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया आपका, सॉरी डी फाई, ये था चार्ज। क्या यार, हम भी बड़ी गलती आदमी है। चलो हो गया? तो ये था आपका फैराडेज लॉ। आपने क्या सीखा कि फैराडे ने 2 नियम दिए बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर फर्स्ट क्या दिया? किसी भी कॉइल में फर्स्ट उन्होंने क्या दिया कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। और दूसरा नियम क्या दिया कि यह इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। दोनों बराबर होता था, तो बराबर होता है तो ये कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। इतना ये कैसे आया मैंने यहां बता दिया आपको। और इसके द्वारा करंट निकालना बताए हम, इसके द्वारा चार्ज कितना होगा ये निकालना बताया, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये तब फैराडे लॉ, जब फैराडे ने अपना लॉ दिया तो भैया इनके लॉ में इतना हेनरी और फैराडे ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी इनका लॉ अधूरा रह गया। अधूरा रह गया कैसे? तो सारा नियम तो बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट बनता है। जब करंट है तो वह फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में? इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया। तब क्या किया कि लेंज ने अपना एक नियम निकाला और उन्होंने उसमें उसके डायरेक्शन का वर्णन किया। तो आइए हम देखते हैं लेंज लॉ। आइए इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, रब कर दें, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं फैराडे, जैसा कि मैंने बताया कि फैराडे साहब ने हर चीज़ तो बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है? तो फैराडे देखिए, फैराडे did not tell in his law what will be the direction of current।
है ना। फैराडे अपने लॉ में, फैराडे अपने नियम में धारा की या ईएमएफ के दिशा को नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है, जब फैराडे डायरेक्शन को नहीं बताए तो लेंज भैया आए इन किसमें, इन 1833 जर्मन फिजिसिस्ट क्या नाम था, हेनरिक लेंस गिब्स लॉ, है ना। इन 1833 जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंस गिब्स ए लॉ, है ना, उन्होंने लॉ दिया। दिस लॉ गिव अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हिंदी वाले चाहो तो अपना नोट कर लो कि 1833 में जर्मनी के भौतिक शास्त्री हेनरिक लेंज ने एक लॉ दिया। यह लॉ हमें क्या देता है, डायरेक्शन, दिशा देता है। किस चीज का, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे ने केवल बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में। तब लेंस आए और जिसे नाम दिया गया कि लेंस लॉ, है ना, लेंस का नियम, लेंज का नियम। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज बता कि मान लो अगर ये नॉर्थ पोल है और कोई नॉर्थ पोल इधर से आ रहा है तो अपोज करेगा, नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेगा, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे चलती है तो ये उल्टा। ठीक है, तब यहां नॉर्थ बनाएगा। ये अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, क्लॉकवाइज, है ना। तब यहां पे क्या होगा, अट्रैक्ट। अब मान लीजिए कि किसी मैग्नेट को, हम एक मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर, ठीक है, कॉइल के अंदर, यह कॉइल है, एक मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, ठीक है, N और S, जब इसके नज़दीक लाते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको नज़दीक, अभी इसका बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ होगा, अटैच करेगा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा बाहर। लेकिन जैसे ही हम, अगर यह रेस्ट पोजीशन में है तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ कब होता है, जब यह मूव करता है। तो जैसे ही टुवर्ड्स कॉइल इसको लाए, टुवर्ड्स कॉइल इसको मूव करते हैं तो इसमें बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, जिसके कारण इसमें क्या बनेगा, एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक
करेंट। तो जब नॉर्थ हम लाते हैं तो इसके कारण यहाँ एक नॉर्थ बन जाता है और एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ बन जाता है। तो यह इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। यह जो आता है इधर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, अपने ही द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड के को अपोज करता है। ये जब मैग्नेट हम यहाँ लाते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक जब करंट बनेगा तो आप जानते हैं एनी कॉइल, किसी भी कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट बना, और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वह इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। अपोज जब अपोज करेगा तो किस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा नहीं तो यानी डायरेक्शन क्या हुआ, यह डायरेक्शन यह हुआ, रिपेल करता है डायरेक्शन। और जैसे ही, ध्यान से देखिएगा इस कॉइल में, जैसे ही इस कॉइल को, सॉरी इस मैग्नेट को हम N और S, यही देखिए इसका इफेक्ट होगा तो साउथ का भी, साउथ पोल का भी, लेकिन साउथ पोल इस कॉइल से काफी दूरी पर है, अलग दूरी पर है, नॉर्थ पोल काफी नजदीक है। तो इसके कारण जो बनता है, इसके कारण, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फ्लक्स बना, फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वह इसको अपोज करता है। यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, या इसके कारण यह नॉर्थ बन जाता है और इसको अपोज करता है। और जैसे ही अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल से इस डायरेक्शन में लाते हैं तब यहां क्या बन जाता है, साउथ, इस डायरेक्शन में। तो भी वह जैसे जैसे हम दूर लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, करंट कमजोर होता है, उसका भी वह अपोज करता है। अपोज करने का मतलब वह दूर जाने नहीं देता है, कहता है कि नहीं मेरे पास आ, मैं जहां रहूंगा तुम वहीं रहो, हम अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर आता है तो ये तो वही बात हो गई कि जहर देकर कहता है कि पीना है जरूरी, और पी लेता हूं तो कहता है कि जीना है जरूरी। ये देख, जब ये आता है इधर तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये इसको कहता है कि नहीं दूर हट, उसका अपोज करता है। अब वह जाने लगता है तो कहता है कि नहीं, उसका भी अपोज करता है। तब इस पोजीशन में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और इसमें रिपल्सन। तो इसी को दिखाते हुए इन्होंने एक लॉ दिया, इन्होंने according to this law, एक चीज और कि यह लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ के सिद्धांत पे। अब बताइए कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, कैसे आया, करंट कैसे बना, इस मैग्नेट के कारण। ये मैग्नेट के पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी, इसके द्वारा कुछ एनर्जी इसमें चली आई और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया, है ना। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, आइए हम देखते हैं इन्होंने नियम में। अब आइए देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मैग्नेट मूव करता है, उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज, अपोज कारण का अपोज करता है, विरोध करता है, फ्रॉम विच इज जनरेट इटसेल्फ, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यानी इस कारण का विरोध करता है, नॉर्थ रिपेल करेगा, इसका विरोध करेगा, ये इधर आता है या धक्का देता है। धक्का कैसे देता है, इसके कारण, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या बना, ईएमएफ बना, ईएमएफ के कारण यह करंट बना, करंट के कारण
फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वह अपोज करेगा इसको, क्योंकि नॉर्थ पोल एंटी, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ पोल बनने के कारण नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा, अपोज करता है तो डायरेक्शन, और जब पीछे जाएंगे तो अट्रैक्ट करता है, इधर क्लॉकवाइज घूमता है तो अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन को यह बताता है, यह कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट अपोज द काउज, अपने ही कारण का, उस कारण का अपोज करता है, विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, जिससे वह जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यही था, यानी कहने का मतलब कि फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने क्या कहा, ईएमएफ डी फाई अपॉन dt, और ये लेंस साहब आए अपोज करता है, देखिए नज़दीक आया तो धक्का दिया, इसके विपरीत डायरेक्शन में दूर गया तो यह खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो इन्होंने एक निगेटिव साइन लगा दिया, ये निगेटिव साइन क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये था लेंस लॉ। इसको कभी कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि फैराडे एंड लेंस लॉ, इसको किसी किसी बुक में फैराडे एंड लेंस लॉ भी मिलेगा, क्योंकि फैराडे ने डी फाई बाई डी टी दिया और लेंस ने इसमें निगेटिव साइन लगा दिया। तो कहीं कहीं फैराडे एंड लेंस लॉ भी लिखा रहता है, इससे घबराने की बात नहीं है। तो ये था फैराडेज लॉ और लेंस लॉ। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे, और जो भी नए बच्चे हैं आए हैं और समझ गए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए।